हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बच्चों, रेडियो कक्षा में एक बार फिर आपके साथ हूँ मैं, और हमने अभी तक आपसे बात की है कि किस प्रकार ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थी वो न केवल जो मेनलैंड या मेन स्ट्रीम जो एक लाइफ थी उसको इम्पेक्ट कर रही थी, एट द सेम टाइम दे वर इन्फ्लुएंसिंग इन सम बैड वे जो ट्राइबल सोसाइटी थी उसको। हम लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर वर ट्राइबल रिवोल्ट्स, और जिसमें बिरसा मुंडा रिवोल्ट की हमने बात की, और उसके अलावा संथल रिबिलियन की भी हमने बात की थी। और जो एक नॉर्मल इकोनॉमिक जो स्थिति थी वो किस तरीके से इट वॉज डिटीरियोरेटिंग, ये सब हमने चर्चा की। और हमने फिर आपको एक हिंट भी दिया था, हमने कहा था कि इन सब चीज़ों का जो परिणाम था वो कुछ इस तरीके से था कि 1857 में एक रिवोल्ट के रूप में सामने आया। तो बच्चों, आज हम उस 1857 का जो विद्रोह था उसके बारे में बात करेंगे। देयर हैव बीन डिफरेंट थियोरीज अबाउट इम्पैक्ट एंड स्कोप ऑफ दिस particular revolt. People, or rather historians, they keep interpreting this revolt according to their own views. लेकिन हम आपको इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने बताया है आपको कि क्या था, और उसके बाद किस तरीके से रिवोल्ट फैलता है, किस तरीके से इसके परिणाम होते हैं, वो सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको छोटा सा एक बैकग्राउंड दे देते हैं कि क्यों आखिर ये रिवोल्ट होता है। सबसे पहले तो ट्राइबल पॉलिसीज़ की हमने बात की थी, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी ट्राइबल एरियाज़ को लेके। उसके साथ में हमने आपको बताया था कि कैसे कुछ ऐसे टूल्स ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किए जिन्होंने जो लोकल राजा थे या लोकल ज़मींदार थे एट डिफरेंट लेवल्स, उन दोनों को ही परेशान किया। जैसे राजाओं की हम बात करते हैं तो जो लोकल किंगडम्स थे उनमें विद इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलायंस, ये सब चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने जो लोकल राजा थे उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा। उनके किंगडम्स को केवल इट रिमेन लार्जली ओनली इन नेम। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। जैसे एक जो बहुत फेमस इंस्टेंस है, एंड वी वुड बी हियरिंग अबाउट इट वेरी सून, कि रानी लक्ष्मीबाई का हम सभी लोगों ने नाम सुना है। तो किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, शी वांटेड टू कंटिन्यू एज अ रीजेंट क्वीन ऑन बिहाफ ऑफ हर सन, लेकिन ब्रिटिशर्स ने स्पेशली जो उस समय की पॉलिसी थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने दे सेड नो। तो लक्ष्मीबाई फेल्ट डिससेटिस्फाइड ओवर दिस इशू। उसी के साथ में नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे, and his pension was denied. His father's pension, which was supposedly to be given to him, was denied by company. तो इस तरीके के जो इंस्टेंसेस थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो एक डिसेंट का माहौल था, एक जो विद्रोह का माहौल था, उसको बनाने में हेल्प की। इसके अलावा एक और जो थोड़ा साइकोलॉजिकल और प्रेस्टिजियस इशू था वो ये था कि ब्रिटिशर्स ऑन देयर पार्ट हैड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट डूइंग अवे विद मुगल एम्परर। जो एक नॉमिनल हेडशिप थी मुगल एम्परर की, वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को अखरती थी, एंड दे वर प्लानिंग कि बहादुर शाह जफ़र के बाद कोई नेक्स्ट एम्परर नहीं होगा, और जो भी उनके प्रोजीनी होगी उनको केवल प्रिंस के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। दे वोंट बी ट्रीटेड एज एम्परर। उसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं कि इमीडिएट जो रीजंस थे, उनमें सबसे जो सिग्निफिकेंट था वो बच्चों ये था। एक चीज़ हम आपको ये बताते हैं कि इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन जो उस समय की बात है, रिलीजन was such a big factor. It used to play such a big role in that period's people's life. तो जो उस समय का रिलीजन था, जहाँ तक हिंदू रिलीजन की बात थी, तो उसमें किसी भी व्यक्ति का समुद्री यात्रा करना, ऑब्वियसली वी आर कंसर्न विद नॉर्थ इंडिया, और ये रिवोल्ट भी जैसे कि आप देखेंगे इट लार्जली वाज लिमिटेड टू द नॉर्दर्न इंडिया। तो जो नॉर्थ इंडिया में ये माना जाता था कि समुद्री यात्रा करने पर धर्म भंग हो जाता है। एंड हुआ ये कि जो इंडियंस, दोज हु वर वर्किंग in different British regiments, they were asked to travel to some other parts of the world, जिसमें उनको शिप के ज़रिए यात्रा करनी पड़ती थी। तो उसने भी उनके जो मोराल को कहीं ना कहीं डाउन किया और उनके मन में विद्रोह की भावना को प्रज्वलित किया। उसके अलावा इस प्रकार के रूमर्स फैले हुए थे
कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे वांटेड इंडियंस whether they were Muslims or Hindus to be converted to Christianity, and for that purpose जो उन लोगों का कार्ट्रिज होता था गन के लिए, जिस कार्ट्रिज को यूज़ करते थे गन में, उसको जब वो दांत से खोलते थे तो उसमें वो सेड कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर उसमें जो पिग का और काऊ का जो फैट होता है उसको यूज़ किया था। तो इस तरीके की जो रीजंस थे वो एक कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स के रूप में सामने आ रहे थे कि परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी कि बस चिंगारी दिखाने भर की देरी थी। तो बच्चों इस सिचुएशन में इट वाज इन समवेयर इन मार्च 1857 एक मंगल पांडे बहुत फेमस हिस्टोरिकल फिगर हैं जिनको ही वॉज हैंग टू डेथ। उन्होंने बैरकपुर में जो उनके ऑफिसर्स थे उनके ऊपर अटैक किया और उनको पकड़ लिया गया एंड ही वॉज हैंग्ड। उनकी डेथ के बाद जो उनकी कंपनी के कुछ सिपाही थे उन्होंने जो डिसिप्लिन था उसको तोड़ा और दे रिफ्यूज टू ओपन दोज न्यू कार्ट्रिजेस, जिसके बाद से ये जो एक पूरी की पूरी मेरठ में 10 मई को ये जो पूरा एक सोल्जर्स का जत्था था वो उन्होंने जो सिपाही कैद में थे उनको दे लेट देम लूज और इन टर्न किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। उसके बाद वहाँ से गन्स और एम्यूनिशन वगैरह उन्होंने ले लिया एंड दे स्टेप्ड आउट। और उसके बाद जब ये सोचा गया कि ओके दिस रेबिलियन हैज स्टार्टेड, नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड इट, हु वुड बी लीडिंग अस, तो बहादुर शाह जफर को उन्होंने चुना एंड दे वुड मार्च टू दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद इनिशियली बहादुर शाह जफ़र जो थे ही वॉज इलेक्टेंट, लेकिन उनको कन्विंस किया गया और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र स्टार्टेड टेकिंग एक्टिव रोल इन दैट। तो बच्चों इस तरीके से ये जो थी इसकी स्टार्टिंग थी। हम आपको बताते हैं इसके बाद ये दिल्ली के बाद अलग अलग जगह पर इस रिवोल्ट के जो है असर देखने को मिले, इस रिवोल्ट का प्रभाव देखने को मिला। हम देखते हैं कि कानपुर में जो नाना साहब थे जो ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड थे उन्होंने इस विद्रोह को संभाला। झांसी में लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह को संभाला। लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने इन सिपाहियों का नेतृत्व किया। तो इस तरीके से ये जो टोटल ये नॉर्थ इंडिया जिसकी हमने बात की है, नॉर्थ इंडिया में भी जो आज का उत्तर प्रदेश है दैट वाज मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड बाय दिस रिवोल्ट। बट चूँकि जो कंपनी थी इट वाज हैविंग सुपीरियर काइंड ऑफ वेपन्स और उसके साथ उनके पास नंबर्स की भी एक स्ट्रेंथ थी, तो दे वर एबल टू सप्रेस दिस रिवोल्ट सक्सेसफुली। सबसे पहले दिल्ली रिकैप्चर की गई सितंबर 1857 में और बहादुर शाह जफ़र का ट्रायल हुआ और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिया गया। और उसके बाद दिल्ली के बाद में जो है लखनऊ को मार्च 1858 में, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई शी वॉज ऑल्सो डिफीटेड एंड किल्ड। और इसी तरीके से वन बाय वन ऑलमोस्ट एवरी लीडर वॉज आइदर इन प्रिजन और किल्ड। तात्या टोपे फाइनली उनको भी पकड़ लिया गया एंड ही वॉज ट्राइड एंड किल्ड। तो बच्चों इस तरीके से इस रेबिलियन को विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर फोर्स एंड बेटर पॉलिसी स्ट्रैटेजी ब्रिटिश कुड सप्रेस। अब चूँकि रेबिलियन तो सप्रेस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, नाउ इन आफ्टरमैथ ऑफ दिस रेबिलियन देयर वर सम क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड ऑन ब्रिटिशर्स पार्ट। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो क्या कि कंपनी को दे काइंड ऑफ उन्होंने उस कंपनी के अस्तित्व को भंग कर दिया और जो पूरा का पूरा कमांड था, कंट्रोल था, वो ट्रांसफ़र करके ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। और ब्रिटिश सरकार ने एक स्पेशल ऑफिसर को रिक्रूट किया उसके लिए जिसको सेक्रेटरी कहा गया, और जो अब तक गवर्नर जनरल होता था उसको वाइसरॉय का नाम दिया गया, जो एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ क्राउन का। उसके बाद में उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एंड दे नोटिस दिस कि जो सिपाही थे ज़्यादातर जो इस म्यूटिनी में या इस रिवोल्ट में जिनका सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन था, तो उसको कर्ब करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि जो लोकल एरिया के लोग थे उनको रिक्रूट करना कम किया और जैसे गुरखा, सिख और पठान जैसी मार्शल जो कास्ट थी या कम्युनिटीज़ थी उनको आर्मी में लेना शुरू किया। उसके बाद जो कुछ हद तक टू मेक सम कंसेशंस, जो कस्टमरी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस थी, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग
them so as not to hurt the sentiment of common people। तो बच्चों इस तरीके से ये पूरा रिवोल्ट शुरू हुआ और ख़त्म हुआ। ऐसा नहीं था कि इस रिवोल्ट के ख़त्म होने के बाद जो भी इस रिवोल्ट के दौरान फीलिंग्स इकट्ठी हुई थी या फीलिंग्स हुई थी वो सब ख़त्म हो गई थी। ये फीलिंग्स यहाँ से शुरू होती हैं बच्चों, एंड दे वुड कीप कंटिन्यू। और आप जब आगे नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस रिवोल्ट का बहुत बड़ा असर रहा आने वाले भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर आपके साथ होंगे। मुझे यानी शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।